नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। दिल्ली सीमा पर डटे किसान, हरियाणा सरकार दर्ज कर रही है केस। किसानों को खालिस्तानी बताने का चलाया जा रहा है अभियान। मंदी में अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही की जीडीपी भी नकारात्मक। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी ने उछाले सांप्रदायिक मुद्दे, तनाव बढ़ा। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या, इजराइल पर लगाया आरोप। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन यही है कि अगर हमें सच को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक सौहार्द को बचाना है, तो हमें स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि satyhindi.com को ताकत देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार को अपनी एकजुटता का एहसास करा चुके हरियाणा और पंजाब के किसान शुक्रवार रात भर दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जमे रहे। किसानों ने शनिवार को भी बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड पर जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उन्हें जंतर मंतर पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, वे दिल्ली के बॉर्डर पर ही जमे रहेंगे। किसानों के इस रुख के कारण सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पेहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद किए गए हैं। वहीं पेहवा में 6 किसान नेता नामजद किए गए हैं। नेशनल हाईवे पर त्योड़ा के पास बैरिकेडिंग तोड़ने, अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने और रास्ता रोकने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैस समेत 5 नेता नामजद किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाटर कैनान को बंद करने वाले युवक पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। 26 वर्षीय नवदीप सिंह ने बुधवार को उत्तर भारत में जारी शीत लहर के बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन पर चढ़कर प्रदर्शन किया था और पानी की बौछार बंद कर दी थी, क्योंकि पुलिस उनके प्रयासों को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही थी। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विरोध करने वाले किसान हरियाणा के नहीं हैं, बल्कि पंजाब के हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन के लिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर को भी दोषी बताया है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता टिकैत ने कहा है कि वे भी किसानों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन अपने चरम पर बढ़ रहा है। सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं, सरकार की माथे पर शिकन बढ़ रही हैं और इसी से पता चलता है कि वो एक एक कदम करके पीछे हटने को मजबूर हो रही है। दिल्ली बॉर्डर पर आए किसान नेताओं को, किसानों को उसे दिल्ली में जगह देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन किसान ये भली भांति समझते हैं कि अगर उन्होंने बुराड़ी में रख लिया कैंप, अपना वहां धरना प्रदर्शन किया, तो उसका कोई असर नहीं होगा और सरकार को उसकी चिंता भी नहीं होगी। जब तक कि पार्लियामेंट के आसपास जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन न किया जाए, तब तक उसकी धमक सुनाई नहीं देगी। इसलिए वो अड़े हुए हैं कि हम तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और उनकी बात समझ में आने वाली है। रही बात उनके खिलाफ केस दर्ज करने की, तो ये एक दमनात्मक कार्रवाई है हरियाणा सरकार की, और जाहिर है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो वो केंद्र सरकार के इशारे पर किसानों को धमकाने, डराने, परेशान करने की कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ अगर हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, हत्या के प्रयास के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीयत क्या है, इरादे क्या हैं।
जहां तक मुख्यमंत्री खट्टर का कहना है कि हरियाणा के किसान इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये उनकी खुशफहमी है। अगर आप देखेंगे तो किसानों के भीड़ में दोनों हरियाणा और पंजाब दोनों जगहों के किसान शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के भी किसान शामिल हैं और दूसरे राज्यों के किसान भी आ चुके हैं। आज मेधा पाटकर ने हमसे बातचीत में सत्यिंदी से बताया कि महाराष्ट्र के, केरल के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के किसान भी दिल्ली आ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री खट्टर का ये कहना भ्रामक है, दो लोगों को गुमराह करने वाला है कि ये केवल पंजाब के किसान हैं। वो पंजाब की सरकार पर तोहमत लगाना चाहते हैं कि वही भड़का रही है और ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन किसान डटे हुए हैं, वो एकजुट हैं, अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली में प्रदर्शन ऐसा लगता है कि लंबे समय तक चलेगा। 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन 3 दिसंबर तक क्या क्या होगा ये देखने वाली बात है। और 3 दिसंबर तक सरकार को अगर सद्बुद्धि आती है और वो अपने उन कानूनों पर पुनर्विचार करने को तैयार होती है, तभी बातचीत की भी गुंजाइश बनेगी। ये किसान नेता जाहिर कर चुके हैं कि वो ऐसी किसी बातचीत में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे जिसमें पुराने कानूनों को जो अभी लागू किए गए हैं उनको उन पर पुनर्विचार, उनको वापस लेने के बारे में सरकार तैयार नहीं है। तो अभी एक जबरदस्त गतिरोध बना रहेगा और संभावना यही है कि अगर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो आंदोलन लंबा खींचेगा। अगली खबर लेते हैं। पिछले कई मौकों की तरह इस बार भी सोशल मीडिया पर एक जमात किसान आंदोलन के खिलाफ और मोदी सरकार के बचाव में खड़ी हो गई है। इस जमात में बीजेपी के नेता, दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले और मीडिया का एक हिस्सा शामिल है जो कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे किसानों को खालिस्तानी तक बता रहा है। पंजाब के किसानों के दिल्ली पहुंचते ही ट्विटर पर खालिस्तानी और शाहीन बाग ट्रेंड करा दिया गया। इस दौरान कई किसान नेताओं ने कहा है कि क्या वो पाकिस्तान से आए हैं जो उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। जब किसान यहां पहुंच गए तो टीवी के एक हिस्से ने और सोशल मीडिया पर बैठे दक्षिणपंथी कारकुनों ने ऐसा माहौल बना दिया गया कि ये किसान खालिस्तानी हैं यानी देशद्रोही हैं। ऐसे कुछ ट्वीट आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें भी किसानों पर सवाल इसी तरह के उठाए गए हैं। एक ट्विटर यूजर किसी स्क्रीनशॉट के साथ दावा कर रही है कि सिख फेडरेशन ने दिल्ली चलो आंदोलन के लिए कनाडा से $1 लाख जुटा दिए हैं। उस स्क्रीनशॉट में लिखा है कि दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान ये लोग इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले अमन चौहान एक फोटो को ट्वीट करके कहते हैं कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी। इस फोटो में कुछ किसान धरने पर बैठे हैं और पीछे से भिंडरावाले का फोटो दिख रहा है। ये नहीं पता कि ये लोग कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान हैं या कोई और। इस तरह की हरकतें करके पंजाब हरियाणा के किसानों को देश के बाकी किसानों के सामने देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ न्यूज चैनल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन दोनों राज्यों के किसानों को ही परेशानी क्यों है। तो ये एक तरह से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर आंदोलन के पीछे लगा दी जाती है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। और जो गोदी मीडिया है वो इस तरह की चीजें क्रिएट करता है ताकि जो भी आंदोलन सरकार के खिलाफ हो रहा हो उसको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उसको कलंकित किया जाए, कैसे उसे देशद्रोही दिखाया जाए, पाकिस्तान परस्त दिखाया जाए, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाए और उसमें विदेशी फंडिंग की बात भी जोड़ दी जाए। तो एक तरह से अब संभावना यह है कि कल को इसका नाम किसान जिहाद भी कर दें। अगर हमारे कुछ जो नाम गिरामी एंकर हैं जो हर चीज में जिहाद ढूंढते हैं तो इसको किसान जिहाद का नाम दे दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं ऐसे बीजेपी के द्वारा नियुक्त ट्रोल, और ट्रोल आर्मी है बल्कि, और बीजेपी की आईटी सेल इसमें माहिर है। तो ये सब मिलकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें देशद्रोही बता रहे हैं, खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। शाहीन बाग का नाम आते ही आप समझ लीजिए कि वो क्यों जोड़ा गया है। उसके पीछे भी मकसद यही है कि शाहीन बाग को जिस तरह से बदनाम किया गया, उसे पाकिस्तान से जोड़ा गया, उसे देशद्रोह से जोड़ा गया और उसे हिंदुओं के विरोध में खड़ा दिखाया गया। ये ठीक यही किसान आंदोलन के साथ किया जा रहा है इन तमाम लोगों द्वारा, जिसमें मीडिया की सक्रिय हिस्सेदारी है, मीडिया में उन चैनलों की
और उन एंकर और रिपोर्टर की जो कि गोदी मीडिया को दिए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप उन चैनलों के नाम जानते हैं और उनके एंकर के भी नाम जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरी साजिश को, इस पूरे अभियान को समझने की ज़रूरत है और किसान आंदोलनों की चिंताएं क्या है वो जानने और समझने की ज़रूरत है कि इन 3 कानूनों के बनने के बाद से वो उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न आ गया है और वो अपने आजीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई उनकी बहुत महत्वपूर्ण है, वजूद की लड़ाई है और इसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में हर तबके को ये हक है कि वो प्रदर्शन करे, अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाए और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि इस पर कोई लेबल लगा देना चाहिए अर्बन नक्सलाइट, किसान जिहाद, खालिस्तानी, शाहीन बागी वगैरह वगैरह। तो ये उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसको समझ रहे होंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत की जीडीपी में इस तिमाही 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ये पुष्ट हो गया है कि भारत अब आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। यानी तकनीकी तौर पर भारत में मंदी आ चुकी है। अर्थशास्त्र के हिसाब से लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी बढ़ने के बजाय अगर घटती देखिए तो मान लीजिए कि कोई देश मंदी की पकड़ में आ चुका है। बता दें कि इससे पहले की तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी, मगर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लॉकडाउन जुलाई में जब लॉकडाउन खुल गया है तो इसमें कुछ सुधार होगा, मगर ये उम्मीद तो शायद ही किसी को थी कि इस बार जीडीपी में कोई बढ़त दिख सकती है। हालांकि कुछ विद्वान ये बताने लगे हैं कि जीडीपी गिरने की रफ्तार पहले से सुधरी है, यानी 23.9% से सुधरकर अब -7.5% रह गए। लेकिन ये कोई खास राहत की बात नहीं है, खासकर ये देखते हुए कि कोरोना के घर यानी चीन में जीडीपी गिर नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है। लगातार तीसरे क्वार्टर में जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो पॉजिटिव में है, 3.5-4% के ऊपर है और ये माना जा रहा है कि जल्दी ही वो 5% की सीमा को भी पार कर जाएगी। तो हम 7.5% माइनस पे हैं और वो करीब 4-5% प्लस में है। ये अंतर आप समझ सकते हैं। खासकर ये देखते हुए भारत में इस तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग में 0.6% की बढ़त दिखी है। पिछली तिमाही में 39% की गिरावट के बाद ये राहत की खबर मानी जा सकती है। हालांकि गैर सरकारी खपत में इस बार भी 11.5% की गिरावट दिखाती है कि बाजारों में भीड़भाड़ और नवरात्रि की बिक्री से लेकर ऑनलाइन सेल तक के आंकड़ों के बावजूद सच यही है कि अभी लोग अपनी जेबें ढीली करने को तैयार नहीं है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यहाँ से आगे का समय बहुत कम है, क्योंकि अब देखना है कि त्योहारों के बाद भी लोग खरीदारी करते हैं या नहीं और सरकार यहाँ से आगे का क्या रास्ता देखती और दिखाती है। तो सरकार अभी तक, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछली जीडीपी जब के आंकड़े आए थे तब भी स्पष्ट था और जिस तरह से कोरोना के कारण बंदी हुई है, पूरा अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तो ये अंदाजा था कि जीडीपी गिरेगी, बहुत गिरेगी और बहुत सारी भविष्यवाणियां इस बारे में हो चुकी थी। लेकिन हमारी सरकार को इन तमाम भविष्यवाणी को देखते हुए जो कदम उठाने चाहिए थे उनमें से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं और इसीलिए ये आशंका बढ़ती है कि ये सरकार इस संकट से उबारने में, लड़ने में सक्षम है भी कि नहीं, उसके पास वो दृष्टि है कि नहीं, वो समझदारी है कि नहीं। आप जानते ही हैं कि तमाम तरह के सलाहकार इसके पास थे जो एक एक करके छोड़कर चले गए, क्योंकि सरकार का रवैया बहुत ही अड़ियल है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है और उसका नतीजा ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 4-5 सालों से लगातार तबाही की तरफ बढ़ रही है। नोटबंदी से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है, बल्कि और तेज हो गया है। तो ऐसे में संकट तो दुनिया भर की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं में आई है और चीन में भी सबसे पहले वहीं आया था, कोरोना वहीं फैला था, लेकिन चीन ने बहुत तत्परता के साथ कोरोना से भी निपटा और अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाकर और तेजी से रफ्तार दे दी है। एक हम हैं जो न कोरोना से ठीक से निपट पा रहे हैं और न ही अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए, संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार के पास कोई योजना दिखती है।
छिटपुट कुछ कुछ उपाय किए गए हैं, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट बाजार पर, अर्थव्यवस्था पर नहीं दिख रहा है। और इसकी वजह यह है कि जैसा हमने बताया कि जो खपत है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, मांग भी नहीं हो रही है तो खपत भी नहीं हो रही है। और अब ये त्योहारों का मौसम जाने के बाद और बुरी तरह से मार्केट गिरेंगे, क्योंकि त्योहारों के समय तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत खरीदारी कर लेते हैं, अब उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। अगली खबर लेते हैं। हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव को बीजेपी ने सांप्रदायिक रंग दे दिया है, जिससे देश भर की दिलचस्पी बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं और असदुद्दीन ओवैसी के बीच लगातार बयानबाजी ने माहौल को गरमा दिया है और सांप्रदायिक टकराव की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। उन्होंने खुफिया सूचना के आधार पर राज्य में अराजक तत्वों की सांप्रदायिक हिंसा फैलाने को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रवाद, अवैध प्रवासी, जिन्ना, वंशवाद की राजनीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसलों के उठने से तनाव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने भाषणों में शायद ही किसी स्थानीय मुद्दे का जिक्र करते हों। बीजेपी ने स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 पार्षद चुने जाने हैं, जिन पर शहर में प्रशासन और आधारभूत ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। इस समय 1122 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 4 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। दुबक्का उपचुनाव में टीआरएस के खिलाफ बड़ी जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर आई है। बीजेपी को लग रहा है कि हैदराबाद का अगर चुनाव उसने किसी तरह से जीत लिया, इस अपने सांप्रदायिक अभियान के जरिए ऐसे मुद्दे उठाकर जिनसे पोलराइजेशन हो सकता है, ऐसे नेताओं को जिनमें तेजस्वी सूर्या और योगी आदित्यनाथ जैसे हैं, जिनकी जुबान से झरने वाला हर शब्द जहर से बुझा होता है, उनको उतारकर उनकी बयानबाजियों के जरिए माहौल को इस तरह से विषाक्त कर दिया जाए कि हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हो जाए और उसमें वो भारी जीत हासिल कर ले। संभावना बहुत कम है, लेकिन बीजेपी इसी तरह से कोशिश करती है, इसी तरह से माहौल बनाती है और उसका थोड़ा बहुत या कभी ज़्यादा फायदा भी उसको हो जाता है। तो उसी आधार पर वो उम्मीद कर रही कि अगर हैदराबाद किसी तरह से उसके कब्जे में आ गया तो फिर वो दक्षिण में अपने पैर पसार सकती है, क्योंकि अभी दक्षिण में उसको ज़्यादा घुसने की गुंजाइश नहीं मिली है। केवल कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी दक्षिणी राज्यों में उसकी पैठ नहीं है। तो हैदराबाद पर इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि टीआरएस की स्थिति कमजोर है। ओवैसी का प्रभाव पुराने हैदराबाद में जरूर है, लेकिन इस पोलराइजेशन से दिक्कत उन्हें भी हो सकती है। तो इस पूरे माहौल को बनाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी है। 4 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब समझ में आएंगे कि जो बीजेपी ने इस तरह का अभियान छेड़ा है उसके क्या नतीजे निकलते हैं। और उम्मीद कीजिए कि इस बीच में वहां कोई दंगा फसाद नहीं होगा, क्योंकि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण बना दिया है बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह का अभियान चलाया है। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार फखरीजादेह पर राजधानी तेहरान के से सटे अब्जार्ड में बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया था। हालांकि अब तक किसी हमलावर के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से देश के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए हसन रूहानी ने इजराइल पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये कदम बताता है कि वो कितना परेशान है और हमसे कितनी घृणा करता है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद शरीफ ने फखरीजादेह की हत्या की निंदा करते हुए इसे राज्य प्रायोजित आतंक की घटना करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद शरीफ ने भी ट्वीट करके कहा है कि आतंकवादियों ने आज ईरान के एक प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। ये बुज़दिल कार्रवाई है जिसमें इजराइल के हाथ होने के गंभीर संकेत हैं। ईरान ने वैज्ञानिक की हत्या के पीछे इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया है। वैज्ञानिक की हत्या की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की इस तरह हत्याएं की जाती रही हैं।
बता दें कि पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के खुफिया परमाणु कार्यक्रम के पीछे मोहसिन फखरीजादेह का ही हाथ था। विदेशी राजनयिक उन्हें ईरानी परमाणु बम के पिता कहते थे। ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। तो यहाँ 3-4 चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि एक सिलसिला चल रहा है सन 2006-7 से ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या करवाने का, और इसमें इजराइल की जो कुख्यात एजेंसी है मोसाद, उसका अभियान उसका हिस्सा, और उसके पीठ के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है, अमेरिका खुद भी है, और जाहिर है कि ये तयशुदा ढंग से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी तक 6 या 7 वैज्ञानिकों की हत्याएं इस तरह से की जा चुकी हैं। आखिरी इसके पहले हत्या जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। 2018 में इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने फखरीजादेह का नाम लेते हुए इशारा किया था कि ये उनके अगले टारगेट हो सकते हैं। तो इजराइल का इसमें हाथ होने का पूरा की आशंका है। हालांकि ईरान के दुश्मन सऊदी अरब और अमीरात वगैरह भी, अरब देश भी हैं, लेकिन उनकी इस तरह की कहना चाहिए उनके पास काबिलियत नहीं है जो मोसाद के पास है। जो मोसाद कर सकता है उसको सहयोग जरूर ये दे सकते हैं, क्योंकि ईरान उनका भी दुश्मन है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब विदा होने जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ जो पहले न्यूक्लियर डील हुई थी वो रिवाइव की जाए, जबकि बाइडेन कह चुके हैं कि वो सत्ता में आकर उस डील को दोबारा से स्वीकार करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो इजराइल के सर पर ट्रंप ने हाथ रखा हुआ था। अब जाते जाते वो इस तरह से खेल को बिगाड़ देना चाहते हैं ताकि वो न्यूक्लियर डील का रिवाइव करना, उसे दोबारा से चालू करना संभव न रह जाए, और इजराइल भी मजबूती के साथ खड़ा हो सके। हालांकि हम सब जानते हैं कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, क्योंकि उसे सबसे बड़ा खतरा ईरान से लगता है और ईरान को लगता है सबसे बड़ा खतरा इजराइल से। तो इन दोनों के बीच में ये जो तनातनी है, जो दुश्मनी है, शत्रुता है, उसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन जो इजराइल है दरअसल वो अपने आप में एक आतंकवादी देश है, और इस तरह की आतंकवादी हरकतें उसके लिए नई नहीं है। वो ईरान के खिलाफ ही नहीं, दूसरे देशों के खिलाफ भी ये कार्रवाइयां करता रहा है। फिलिस्तीन पर तो लगातार उसके हमले जग जाहिर हैं। तो ईरान जिस तरह का देश है, जिसे कुछ लोग बहुत राष्ट्रवादी मानते हैं, दरअसल वो राष्ट्रवादी नहीं है बल्कि एक आतंकवादी देश है, और इस घटना को भी एक आतंकवादी घटना के तौर पर देखा जा सकता है जो इजराइल ने अंजाम दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।